हेलो एवरीवन, ये मैथ्स पेडागोजी में फोर्थ लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले हमने आपसे डिस्कस किया था गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ। इसके पहले हमने आपसे डिस्कस किया था गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ, गणित अधिगम अवस्थाएं। और आज हम देखेंगे थ्योरी ऑफ वॉन हील, गणित शिक्षण के अधिगम और त्रुटि विश्लेषण त्रुटि विश्लेषण व अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। तो इन सभी टॉपिक के बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ वॉन हील। थ्योरी ऑफ वॉन हील से थ्योरी ऑफ वॉन हील ने इसमें वॉन हील ने इसमें क्या बताया था, ज्यामितीय अधिगम के इस ज्यामितीय अधिगम में इसमें अलग अलग स्टेजेस थी, जिसमें हर एक क्लास के बच्चों को इसमें डिवीज़न किया हुआ है। जैसे लेवल ज़ीरो से लेके ज़ीरो, जैसे लेवल 0, 1, 2, 3 और 4। तो उसने बोला कि जो बच्चों का विकास होता है, तो बच्चों का विकास जो लेवल 0 से 1, ये फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास के बच्चों में देखने को मिलता है। लेवल 2 और 3 का जो विकास होता है, यह 6 से 8th क्लास तक के बच्चों में देखने को मिलता है। और लेवल 4 है, ये हाई लेवल के बच्चों में देखने को मिलता है। तो एक एक लेवल को हम देखते हैं स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले देखेंगे लेवल ज़ीरो जिसे बोलते हैं विजुअलाइजेशन। लेवल ज़ीरो जिसे बोलते हैं चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन। इसमें जो क्लास फर्स्ट से स्टार्ट होता है, ये क्लास फर्स्ट का बच्चा क्या सीख जाता है कि क्लास फर्स्ट से बच्चे यह लेवल सबसे ज़ीरो लेवल के बच्चों में देखा जाता है। तो क्लास फर्स्ट से बच्चा सीख जाता है कि ये हमारा सर्कल है, या ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, ये स्टार है। तो ये चीज़ें सीख जाता है। विजुअलाइजेशन मतलब देखकर वह शेप्स को पहचानने लगता है। ये देखने को मिलता है लेवल ज़ीरो में देखकर वह शेप को पहचानने लगता है। तो ये देखने को मिलता है लेवल ज़ीरो में। लेवल वन में क्या करेगा कि ये जो एनालिसिस, जो भी स्क्वायर है, ट्रायंगल है या सर्किल है, उनके बारे में विश्लेषीकरण, तो उनके बारे में वो जानने लगेगा, उनके बीच में संबंध स्थापित कर लेगा कि जो ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, सॉरी, ये स्क्वायर है, इन दोनों के मध्य में क्या संबंध है। ये एक ही तरीके की आकृतियां हैं, इनके बीच में वह संबंध को स्थापित कर लेगा। एक ही श्रेणी की आकृतियों के बीच में नियम वह ढूंढ लेगा। तो ये हो जाता है विश्लेषीकरण या एनालिसिस। उनकी माप के बारे में कि ये जो लंबी रहती है, इसकी साइड्स जो दो साइड्स लंबी रहती हैं, दो साइड्स थोड़ा कम लंबी रहती हैं। और कुछ जो जिसमें स्क्वायर है, तो उसमें चारों साइड एक बराबर होती हैं। तो इस तरीके की वह एनालिसिस कर लेता है उन शेप के बारे में जो उसने लेवल ज़ीरो में देखी थी। तो ये आ जाएगा लेवल 1 में। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका लेवल टू में क्या आ जाता है, इनफॉर्मल डिडक्शन या अनौपचारिक निगमन इसको बोलते हैं। इसमें जो खोजी हुई आकृतियां हैं, जो उसने लेवल 1 में देखी थी, उन आकृतियों के बीच में विशेषताओं व नियमों के माध्यम से वह संबंध स्थापित कर लेता है और उनकी प्रॉपर्टीज़ को वह जानने लगता है। जैसे कि ये ट्रायंगल है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में वह जानने लगेगा। ये इसको बोलते हैं अनौपचारिक निगमन या इनफॉर्मल डिडक्शन। अनौपचारिक या इनफॉर्मल डिडक्शन। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ शेप की जो त्रिभुज है, उसमें 3 भुजाएं होती हैं, स्क्वायर है उसमें 4 भुजाएं होती हैं, और उनके कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में वह जानने लगेगा लेवल 2 में। ये कौन सी क्लास से, 6th क्लास से स्टार्ट करते हैं लेवल 2 का। फिर लेवल थ्री में फॉर्मल डिडक्शन।
लेवल 3 आ जाता है आपका फॉर्मल डिडक्शन। इसमें इसको बोलते हैं औपचारिक निगमन, औपचारिक निर्गमन। इसमें जो भी एक सीरीज़ को वह पहचानने लगा था, आकृतियों के बीच में वह संबंध स्थापित करने लगा था, एक ही तरीके की आकृतियों के बारे में वह जानने लगा था। अब इसमें क्या होगा कि जैसे यह त्रिभुज है, यह भी त्रिभुज है और यह भी त्रिभुज है, तो इन तीनों के बारे में वह प्रॉपर्टी कुछ समबाहु त्रिभुज होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज होते हैं, द्विसमबाहु त्रिभुज होते हैं। तो इनके बारे में द्विसमबाहु त्रिभुज होते हैं, इनके बारे में वह जानने लगेगा लेवल 3 में। ये 6 से 8th क्लास तक के बच्चों का होता है। इसी तरीके से सर्कल है या सेमी सर्कल है, इनके बारे में रिलेशन का, ये सर्कल तो है लेकिन ये सेमी सर्कल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होंगी। कुछ समबाहु त्रिभुज होंगे, कुछ द्विसमबाहु त्रिभुज होंगे, कुछ विषमबाहु त्रिभुज होंगे। इन तीनों की त्रिभुज तो हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग होगी। इनमें 3 भुजाएं तो होंगी लेकिन इनकी प्रॉपर्टी भी अलग होगी। इनके बीच में रिलेशन क्या है उसके बारे में भी ये जान लेते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है रिगर या दृढ़ता। इसमें एनालिसिस, जो अब ये त्रिभुज, ये अब वो सारी आकृतियों को तो पहचानने लगा है, उनके बीच में संबंध भी स्थापित करना है, एक तरीके की आकृतियों के बारे में भी जानने लगा है। अब वह जो आकृति है उनमें क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी जानने लगा है, लेकिन उनके बीच में जो प्रमेय है या नीतियाँ हैं उनका विश्लेषण या उनके तरीके से अन्य चीज़ों को निकालना। अब वह रिगर, ये स्टेज होती है रिगर, ये हाई लेवल में होती है दृढ़ता। वह प्रमेय की विभिन्न पद्धतियों को इसमें स्थापित कर लेता है या पद नीतियों का वह विश्लेषण करना सीख जाता है इस रिगर या लेवल 4 में। तो ये देखा हमने थ्योरी ऑफ वैन हील या वैन हिले का ज्यामितीय अधिगम, थ्योरी ऑफ वैन हील या वैन हिले का ज्यामितीय अधिगम। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गणित के साधन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गणित के साधन। गणित के साधन में गणित के साधन, तो गणित के साधन में गणित को किस किस तरीके से हम पढ़ा सकते हैं या पढ़ाया जाता है, तो उन सभी को देख लेते हैं कि गणित के कौन कौन से साधन होते हैं। जैसे एक होता है अबेकस या गिनतारा, इसको वैदिक गणित में भी यूज़ करते हैं या नेत्रहीन बच्चों की मैथ्स की स्टडी के लिए। एक इसमें अबेकस होता है, इस तरीके की एक आकृति स्लेट टाइप होती है और इसमें कुछ मोती लगे होते हैं, यहाँ ऐसी डंडियाँ होती हैं और इसमें कुछ मोती होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ ऊपर होते हैं, कुछ नीचे होते हैं। इनमें प्लस माइनस करना सिखाया जाता है। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई या माइनस करना या डिवाइड करना या स्थानीय मान को पढ़ाने के लिए, इसको मेन क्या किया जाता है, स्थानीय मान को पढ़ाने के लिए, इकाई दहाई को पहचानने के लिए इस अबेकस का यूज़ किया जाता है। इसमें जो छोटी मोती होती हैं वो इकाई को दर्शाती हैं। छोटी मोती जो होंगी, इसमें अलग अलग शेप की मोती होती हैं, जो छोटी मोती होती हैं वो इकाई को, जो छोटी मोती होंगी वो इकाई को दर्शाती हैं, इकाई के अंक को दर्शाती हैं, तथा जो बड़ी मोती होंगी, बड़ी मोती वो दहाई के अंक को दर्शाएंगी। बड़ी मोती होंगी वो दहाई के अंक को दर्शाएंगी। इस तरीके से अबेकस का यूज़ किया जाता है नेत्रहीन बच्चों के लिए। फिर नेक्स्ट आता है जियो बोर्ड। जियो बोर्ड में एक बोर्ड में पिन लगा दी जाती हैं और पिन में थ्रेड के माध्यम, बहुत सारी पिनें लगा दी जाती हैं और थ्रेड के माध्यम से उन पिनों को जोड़ के उसमें शेप बनाए जाते हैं। जैसे कि ये एक बोर्ड है, ये एक बोर्ड है, इसमें इस तरीके से हमने पिनों को लगा दिया, ये इस तरीके से हमने पिनों को, बहुत सारी पिनों को लगा दिया। अब हम बच्चों को सिखाने के लिए या नेत्रहीन बच्चों को भी सिखाने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। उसमें इस तरीके की आकृति बना दी, ये थ्रेड के माध्यम से इन 4 पिनों को हमने जोड़ दिया, तो इस बच्चों को पता चल गया कि ये ट्रायंगल है। या इस
इस तरीके से हमने ये 4 पिनों को डाल दिया और वो उसको पता चल गया कि यह स्क्वायर है। तो इस तरीके से शेप को पढ़ाने के लिए या 3, 16 या 25, 9, 16 या 25 इस तरीके से पिनों का यूज़ करके जियो बोर्ड के माध्यम से समझाया जाता है या पढ़ाया जाता है। फिर नेक्स्ट है आरेख पेपर या ग्राफ पेपर। इसमें 2 दशमलव के योग व गुणों को दर्शाने के लिए इसमें आरेख पेपर या ग्राफ पेपर, इसमें 2 दशमलव के योग या गुणों को दर्शाने के लिए आकृतियों के क्षेत्रफल को निकालने के लिए ग्राफ पेपर का यूज़ किया जाता है। ग्राफ पेपर जैसा आप लोगों ने रेखागणित में यूज़ किया होगा, इसमें बहुत सारी 10 लाइनें इस तरीके से बनी होती हैं, उनके बीच में भी 10 लाइनें बनी होती हैं, वो भी डिवाइड रहती हैं। और एक कोई भी एरिया खींचा जाता है, उसका क्षेत्रफल निकालने के दिया जाता है। योग या गुणा करने के लिए आकृतियों का क्षेत्रफल निकालने के लिए आरेख पेपर का हम यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट है मोतियों की माला। मोतियों की माला भी यूज़ की जाती है, अलग अलग कलर के मोती रख दिए जाते हैं। तो उसे काउंटिंग सिखाने के लिए, प्लस माइनस करने के लिए, ब्लैक कलर के मोती हैं कुछ, ये ब्लैक कलर के कुछ मोती हैं, कुछ वाइट कलर के मोती हैं। इनको माइनस करने के लिए या प्लस करने के लिए, काउंटिंग सिखाने के लिए मोतियों की माला का यूज़ किया जाता है। फिर 10 ग्राम, ये चीन की पुरानी जो पहेली है, इसमें अलग अलग टुकड़ों के शेप बनाने में शेप बनाते हैं। इसमें अलग मतलब इसमें अलग अलग टुकड़ों के माध्यम से इस तरीके से बहुत सारे टुकड़े होते हैं। इसमें बहुत सारे टुकड़े दे दिए जाते हैं, इस तरीके से टुकड़े दिए हैं। तो इसमें इस तरीके से तो इसमें से कुछ आकृति बनाने के लिए बच्चों को दी जाती है, इससे क्योंकि बहुत सारे टुकड़े दे दिए जाते हैं। ये इस तरीके से ऐसे बहुत सारे टुकड़े बच्चों को दे दिए जाते हैं और इन टुकड़ों को वह जोड़कर कुछ आकृति बनाएगा या कुछ पहेली इन टुकड़ों के बीच में छुपी होती है तो उसको वह बनाएगा। तो इससे क्रिएटिविटी बच्चों में पैदा होती है। इस तरीके से हमने देखा कि गणित में कौन कौन से साधन यूज़ होते हैं पढ़ाने के लिए, गणित के कौन कौन से साधन हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, देख लेते हैं। नेक्स्ट है त्रुटि विश्लेषण एवं अधिगम व अध्यापन के अप्रासंगिक पहलू। इसमें देख लेते हैं त्रुटि विश्लेषण कि बच्चों में पढ़ाते समय हम पढ़ा रहे हैं या वह अधिगम के समय बहुत सारी गलतियां होती हैं, बहुत सारी वे त्रुटि करते हैं और वो त्रुटि कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। अध्यापन के कार्य में वे बहुत सारी त्रुटि करते हैं। अधिगम के जहाँ अध्यापन कराते हैं तो अध्यापन के बाद वे सीखते हैं और अधिगम कर लेते हैं और कुछ चीज़ों में वे सही होते हैं, उनका सामान्यीकरण या वे सही हल करते हैं, लेकिन फिर भी त्रुटि होती है। तो वो त्रुटि किस तरीके से जनरेट हो रही है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देख लेते हैं। बच्चों के ये हल सही हो या गलत, ये लिखा हुआ है बच्चों के ये हल सही हैं या गलत, घटाने के प्रति समझ दिखलाती या लापरवाही व गलतियां नहीं है बल्कि उनके पीछे भी कोई तर्क है। जैसे कि बच्चों के लिए 2 क्वेश्चन दिए गए, जैसे 352 प्लस 146, उस बच्चों को ये दिया गया 352 माइनस 146 बच्चों को घटाने के लिए दिया गया। और एक क्वेश्चन दे दिया गया 406 माइनस 219 इक्वल टू 213। अब बच्चों ने इसको सॉल्व किया है लेकिन इसका आंसर गलत है। तो किस तरीके से देखेंगे, बच्चों ने अपने तरीके से, उन्हें सिखाया गया था कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को हम हमेशा घटाते हैं। उन्हें ये बताया गया था बड़ी संख्या से छोटी संख्या कम होती है, उन्हें ये पता था घटाने का। तो उन्होंने 3 से 1 को घटाया तो 2 आया, 5 में से 4 को घटाया तो 1 आया। और यहाँ पर 12 से 6 को न करके उन्होंने 6 से 2 को घटा दिया तो 214। तो उसने अपने तरीके से, छात्र ने सही किया हुआ है, उसका
ये एक ये उसका क्या है, सकारात्मक पहलू। उसने ये लापरवाही वाली गलतियाँ नहीं हैं, लेकिन उसके पीछे भी कोई तर्क है उसका। उसने यह सीखा हुआ है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या को घटाती है या बड़ी संख्या से छोटी संख्या को कम करते हैं। ये छोटी संख्या से बड़ी संख्या को हम कम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे 12 से 6 को घटाना था तो 4 आता, फिर 4 यहाँ पर बचता 4। तो यदि हम उसने क्या सीखा है, उसने सीखा है बड़ी से छोटी संख्या को हमें घटाना है, बड़ी से छोटी संख्या को घटाना है। अब ये 352 146 से घटाने के लिए दिया गया बच्चों को, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो 12 से 6 घटाएंगे तो 6 आएगा। 5 में से यहाँ बचेगा 4, 4 से 4 गया तो 0, और 3 में से 1 गया तो 206 इसका सही आंसर है। लेकिन बच्चों ने यहाँ पे 352 से 146 को जब घटाया तो उन्होंने अपना तर्क लगाया, 6 से 2 जाएगा, 6 से 2 करेंगे, 6 से 2 को घटाएं क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो 6 से 2 तो 4 आएगा, यहाँ से 5 से 4 को गया तो 1 आएगा, यहाँ 5 से 4 करेंगे तो 1 आएगा, और 3 से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा। तो ये 214 उनका आंसर आ गया। इसमें उन्होंने ये तर्क तो सही लगाया है, उसने तर्क तो सही लगाया है कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या, लेकिन उसका तर्क गलत है, उसका सामान्यीकरण उसका गलत है। उसका अनुभव के आधार पर उसने सामान्यीकरण है उसका, लेकिन ये सामान्यीकरण क्या है, गलत है। उसके काम के वास्तव में ये सकारात्मक पहलू है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरीके की एक गलती होती है। फिर प्राथमिक स्तर पर गणित का स्तर, ये लिखा हुआ है, बच्चों के ये हल बच्चों के बच्चों के ये 352 से 146 इसी तरीके से ये वाला है। तो बच्चों के ये हल सही हो या गलत घटाने के समझ दिखलाते हैं। ये त्रुटियां लापरवाही वाली गलतियां नहीं है, इनके पीछे भी कोई तर्क है। पहले ये अनुभव के आधार पर ये सामान्यीकरण है, लेकिन इसका ये क्या है, एक सकारात्मक पहलू है इनका, परंतु इसका सामान्यीकरण उन्होंने गलत तरीके से किया हुआ है। और ये गलती कहाँ देखने में मिलती है, खास तौर पर प्राथमिक स्तर पर अंक व बीजगणित में यह सूत्र विधि पर आधारित है कि उसने यह सीख लिया कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दिए जाते हैं, क्योंकि बच्चों को सूत्र तो बता दिया जाता है लेकिन उन्हें तर्क नहीं बताया जाता है कि ऐसा क्यों। तो इसी नियम को इसी नियम को जो उसने सीखा है वह लागू करता है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाने की इसी नियम को वह हर अंक पर लागू करता है। तो ये हमने एक देखा कि बच्चों में क्या त्रुटि होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि स्थानीय मान की समझ, बच्चों में स्थानीय मान की जो समझ होती है उसमें क्या वे त्रुटियां करते हैं। स्थानीय सेकंड क्लास के स्टूडेंट में ये वाली जो प्रॉब्लम है या त्रुटि है ये देखने को मिलती है। कहाँ पर ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि ये स्थानीय मान की समझ से रिलेटेड त्रुटि किस क्लास के छात्रों में देखने को मिलती है, वह है सेकंड क्लास के स्टूडेंटों में। इनमें 3 अंकों की संख्या से आधारित, जैसे कि बच्चों को 2 अंकों की संख्या तो सिखा दी जाती है। बच्चों से यदि बोला गया कि लिखिए 476, तो उन्होंने लिखा 476। तो उन्होंने ये किस तरीके से लिखा है, उन्हें इकाई के अंक की तो जानकारी थी, दहाई के अंक की जानकारी थी, लेकिन उन्हें 2-3 अंकों की जो संख्या है उन्होंने वह रट कर सीखी हुई थी, उन्हें इसका ज्ञान नहीं था। ये भी उन्होंने रट के इकाई और दहाई के अंकों के उन्होंने अभ्यास किया हुआ था, 2 अंकों की संख्या का अभ्यास किया हुआ था, 3 अंकों की संख्या को उन्होंने अभी रटी हुई थी। तो इसलिए उन्होंने लिखा इस तरीके से 476। तो ये देखने को मिलती है सेकंड क्लास के स्टूडेंटों में। फिर नेक्स्ट है भिन्न को जोड़ना या घटाना। भिन्न को जोड़ना और घटाना, ये किस तरीके से गलतियां होती हैं इसमें कि भिन्न को जोड़ते और घटाते समय बच्चों को दिया दिया गया 3/5 प्लस 2/7 इक्वल टू, तो क्या होता है, तो बच्चे को डायरेक्ट यहाँ से
3 ऊपर की संख्याओं को अलग जोड़ के लिख देते हैं, नीचे की संख्याओं को अलग जोड़ के देख लेते हैं। इस तरीके की संख्या को देखने को मिलती है। या फिर इसी को घटाने को बोलेंगे, जैसे 5/6 में से 1/6 को घटाना है तो उन्हें वो आंसर 5 में से 1 को डायरेक्ट घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, और यहाँ 6 से 6 को घटा देंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो उन्हें जोड़ना और घटाना तो पता है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भिन्न को किस तरीके से जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो ये हमारी हो गई भिन्न को जोड़ना या घटाना। तो ये आज हमने देखा कि बच्चों से किस प्रकार की गलतियाँ या त्रुटि अध्यापन हम कराते हैं, अधिगम वे करते हैं, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियाँ होती हैं। वो त्रुटियाँ किस प्रकार की होती हैं, उनका सामान्यीकरण तो सही होता है, लेकिन उनका जो सामान्यीकरण वह गलत तरीके से वे यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आज हमने सारे टॉपिक कवर किए। मैथ्स पेडागोजी के गणित शिक्षण की नवीन विधियाँ, गणित अधिगम अवस्थाएं, थ्योरी ऑफ वैन हील, गणित शिक्षण के त्रुटि विश्लेषण व अधिगम अध्यापन के प्रासंगिक पहलू। तो यहाँ पर आज हमारा मैथ्स पेडागोजी का ये लास्ट लेक्चर था। ये आज हमारी मैथ्स पेडागोजी यहाँ कंप्लीट होती है, और इसमें हमने सारे टॉपिक्स कवर किए। और अब आप कोई भी क्वेश्चन लगाएं, इसके कोई भी बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। केवल यही कॉन्सेप्ट, ये 4 लेक्चर में जो आपने जितने भी कॉन्सेप्ट देखे हैं, इन्हीं पर आधारित सारे क्वेश्चन होते हैं। और इन्हीं से इसमें आपका MPTET की बात करें तो MPTET वर्ग 3 है, जो इसमें मैथ्स पेडागोजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथ्स पेडागोजी के 15 बहुत स्कोरिंग जिनसे क्वेश्चन बनते हैं या बनेंगे तो वो अच्छा स्कोर कर जाएंगे। मैथ्स तो सभी लगभग कर लेंगे क्योंकि बहुत ही कम लेवल की रहेगी, लेकिन मैथ्स पेडागोजी से ये कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, तो इनको करने के लिए ये स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये 15 नंबर बहुत ही स्कोरिंग रहते हैं, तो इससे आउट ऑफ कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पूरा हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट किया है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए। थैंक यू।